हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सेल्समैन का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सो टोटल 6 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम सबके साथ डील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्टैब्लिशिंग सेल्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हो अपने सेल्स पर्सन का, तो आप उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, है ना, या फिर उनके लिए एक टारगेट सेट करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल समझना कि आप एक सैमसंग कंपनी हो, ठीक है, और आपने काम दिया है अपने हर एक सेल्स पर्सन को कि उनको 200 यूनिट्स या 200 पीसेज ऑफ एसी को बेचना है। एक पर्टिकुलर डेट आपने सेट किया है, या फिर इस पर्टिकुलर मंथ में, या फिर किसी भी कोई भी आपने एक पीरियड फिक्स किया है कि आपको इतने दिन में 200 पीसेज ऑफ एसी सेल करना है। तो यहाँ पे आपने उन सेल्स पर्सन के लिए, सेल्समैन के लिए आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया 200 एसी का, है ना। अब वो उसको जब ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे या नहीं भी अगर कर पाएंगे, तो आप उस बेसिस पे एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप उस बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर पाओगे कि हाँ, किसने काम किया, किसने सही तरीके से काम किया, किसने सही तरीके से नहीं काम किया, या बाकी का जो भी फर्दर एक्शन होगा वो आप लोगे। लेकिन इस फर्स्ट पॉइंट में आपको सिर्फ ये समझना है कि आप हमेशा एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। सिमिलरली एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझो कि अगर जब एग्जाम होता है, तो स्कूल में एग्जाम्स क्यों लिए जाते हैं? तो वो इसलिए होता है बिकॉज इससे पता चलता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए उनको एक 100 मार्क्स दिया जाता है। बोला जाता है कि ये टोटल मार्क्स आपका 100 है, जिसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपको अचीव करना है 100, तो आपका टारगेट 100 होता है। अब उसमें आप जितना भी अचीव करो वो आपकी मर्जी, लेकिन उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है ना। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है, जो सेल्समैन होते हैं उनको भी टारगेट दिया जाता है। तो हमेशा एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये काम है कि हम एक सेल्स का ऑब्जेक्टिव सेट करें, हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करें अपने हर एक सेल्समैन के लिए, ताकि हम उनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएँ। ओके, फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि है डेवलपिंग सेल्स प्लान। तो हम सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं कि सेल्स प्लान को डेवलप करते हैं। जो भी हमारा प्लान है उसको हम फर्दर डेवलप करते हैं ताकि वो अचीव हो सके, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सेल्समैन है, ठीक है, लाइक सेल्समैन ए और सेल्समैन बी है, तो अब सेल्समैन ए और बी दोनों का ही टारगेट है 200 एसी को सेल करना, ठीक है। 200 एसी को सेल करना दोनों सेल्समैन का टारगेट है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, 200 एसी इसका भी और 200 एसी इसका भी, ठीक है। तो अब उनका अपना अपना एक्सपेंस होगा, तो हम उनके लिए एक सेल्स प्लान डेवलप कर रहे हैं, हम एक टारगेट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनका काम है 200 एसी को बेचना, है ना, उनका टारगेट है ये। तो अब जब वो बेच लेंगे, उनका मान लो एक्सपेंस चला गया 40,000 रुपया, ठीक है। 40,000 इज द एक्सपेंस फॉर सेल्समैन ए, जिसने टोटल 200 एसी बेचा। इन द नेक्स्ट वन, सेल्समैन बी को भी 200 एसी का ही टारगेट था, उसका एक्सपेंस गया 10,000 रुपीज़, बट उसने सिर्फ 175 एसी बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कंपनी ने बताया था कि जब आप 200 एसी बेच दोगे तो आपको पैसा मिलेगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ आप लोग को मिलेगा 200 एसी बेचने पे। तो सेल्समैन ए का एक्सपेंस 40,000 का हो गया, उसने पूरा 200 एसी बेच दिया। सेल्समैन बी का भी एक्सपेंस 10,000 था, बट उसने 175 एसी बेचे। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि किसका बेटर परफॉर्मेंस था। तो अगर आप इस तरीके से एनालाइज करोगे, नॉर्मली देखोगे, तो यहाँ पे तो सेल्समैन ए का बेटर परफॉर्मेंस आपको लग रहा है बिकॉज उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। बट नहीं, हमको अपने हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट को सोच के चलना है। यहाँ पे सिर्फ हम टारगेट नहीं देखेंगे, हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे। यही प्लान होता है आपका कि आपको हर एक एस्पेक्ट को देख के चलना होता है। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करो प्रॉपरली, तो देखो इसको 2 लाख रुपीज़ मिलता है, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ में से इसने 40,000 तो एक्सपेंस कर दिया, तो इसका टोटल निकल के आया 1,60,000। और अगर सेल्समैन बी की बात करें, ये ए के लिए था, अगर सेल्समैन बी की बात करें तो इसे 1,70,000 रुपीज़ मिलता, जिसमें से इसने 10,000 खर्च किया,
इसका एक्सपेंस गया 10,000, तो इसको अभी भी कितना मिलेगा 1,65,000। तो अभी देखो बेटर किसका है परफॉर्मेंस, बेटर तो बी का ही है ना। भले इसने कम टारगेट अचीव किया बट इसका एक्सपेंस भी तो कम हुआ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा कि सेल्समैन बी का बेटर परफॉर्मेंस है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप एक प्लान डेवलप कर रहे हो कि हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। क्या हम सिर्फ टारगेट को ही कंसिडर करेंगे या फिर हम बाकी एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये हमारा सेकेंड था। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है सेट सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा हम जो टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हमारे सेल्समैन अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैनर में एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टारगेट दिया है 200 AC को बेचने का, हर एक पर्टिकुलर सेल्समैन को हमने टारगेट दिया है 200 AC बेचने का। ठीक है, तो अब उस केस में हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि वो 15, मान लो अगर जुलाई है, अभी जुलाई है और अगस्त तक का टारगेट है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 15 जुलाई तक उनका कम से कम 100 यूनिट्स सेल हो जाना चाहिए, 100 AC सेल हो जाना चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हम उनको एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पे हम उनका सेट कर रहे हैं, उनके लिए एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल हम वीकली बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, 3 वीक्स बेसिस पे कर रहे हैं कि आपको डेली कम से कम 10 बेचना है, आपको वीकली कम से कम 20 बेचना है, आपको 3 वीक्स में कम से कम 100 बेचना है। इस तरीके से हम एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उनका सेट करें, नॉट 100, क्योंकि 15 जुलाई तक हमने 100 किया था, तो चलो लेट्स कंसिडर 90 बेचना है। ठीक है, तो ये आपका डेली बेसिस पे आपने उनका टारगेट सेट कर दिया, आपका आपने वीकली बेसिस पे भी उनका कर दिया, आपने उनका 3 वीक्स बेसिस पे भी आपने उनका टारगेट सेट कर दिया, और आपने 15 डेज बेसिस पे भी उनका टारगेट सेट कर दिया। तो अगर आप उनको इस तरीके से इवेलुएट करते चलोगे हर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, तो उस तरीके से वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि कोई 28 जुलाई तक कुछ भी नहीं किया और अचानक से 29 जुलाई आएगा और वो पूरा का पूरा 100 पीसेस बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको उनका एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होता है जिसके बेसिस पे आप उनको इवैल्यूएट करोगे और वो टारगेट उनका अचीव हो सके, आपको भी उसमें हेल्प उनका करना होता है, हर एक सेल्समैन का। ओके, और आप इसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट करते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट जो कि है एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेल्स फोर्स एफर्ट्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, कोई बहुत बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना होगा। नॉर्मल सा एग्जांपल समझना, अगर हम चाहेंगे कि मेरी कंट्री का कोई एथलीट है और वो बहुत अच्छा करे, तो हमको उसको पहले रिसोर्सेज प्रोवाइड करना होगा, है ना। हम चाहेंगे कि वो रेस करता है, मतलब रेसिंग करता है मान लो, और हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फर्स्ट है पूरी कंट्री में, तो हमको उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करना होगा। हम उसको शूज़ प्रोवाइड करेंगे, या हम उसको जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, वैसा ट्रैक प्रोवाइड करेंगे, तभी तो वो जीत पाएगा ना, तभी उसको हर एक रिसोर्सेज मिलेगा और वो अपना बेस्ट दे पाएगा उसमें, है ना। तो यहाँ पे बात सेल्समैन की हो रही है कि जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी सेल्समैन से कि आप उनको इतना टारगेट अचीव करना है, फॉर एग्जांपल 125 AC का टारगेट उनको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको उनको रिसोर्सेज भी देना होगा। अब रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ कि वो ऐसा थोड़ा ही ना है कि आपने उनको टारगेट दे दिया अब वो रोड पे जाके लोग खोज रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या देना होगा, रिसोर्सेज के तौर पर आपको उनको डेटाबेस देना होगा। जो भी कस्टमर का डेटाबेस है वो आपको प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो अपना फुल दे सके, अपना फुल एफर्ट लगा सके अपने टारगेट को अचीव करने में। सो ये आपका फोर्थ पॉइंट था, एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेल्स फोर्स एफर्ट्स। फिर आता है मेजर सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस। मेजर सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस कहता है कि आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया था, आप उनके अगेंस्ट में उनका परफॉर्मेंस मेजर करोगे। अब इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मान लो कि ए नाम का कोई बंदा है, उसने बेचा 125 यूनिट्स, 125 यूनिट्स का टारगेट ही था, ठीक है, 125 यूनिट्स ऑफ लेट्स से कूलर का टारगेट था, ठीक है। तो ए ने 125 यूनिट्स बेचा और उसका एक्सपेंस रहा 25,000 रुपीज़, ठीक है। सिमिलरली बी ने बेचा 125 यूनिट्स और उसका एक्सपेंस रहा 20,000 रुपीज़।
सिमिलरली सी ने बेचा 125 यूनिट्स और उसका एक्सपेंस कितना रहा 30,000 रुपीज़। और डी ने भी बेचा, सॉरी डी ने 125 नहीं बेचा, डी और सी ने 100 यूनिट्स ही बेचे और डी ने 10 यूनिट्स बेचा और उसका एक्सपेंस रहा 500 रुपीज़। तो अब इस बेसिस पे आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपका ये टारगेट है, तो उस टारगेट के बेसिस पे और एक्सपेंस जो है उसके बेसिस पे सारी हर एक एस्पेक्ट को आप कंसिडर करके आप ये चेक करोगे कि किसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा। तो यहाँ पे अगर आप ए को देखो, उसने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया बट उसका एक्सपेंस 25,000 है, बट बी ने भी टारगेट अचीव किया, उसका एक्सपेंस सिर्फ 20,000 है। तो यहाँ पे हम बेस्ट किसको बोलेंगे, यहाँ पे हम बेस्ट बोलेंगे बी को, बिकॉज सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तो उसी का रहा क्योंकि उसने अपना टारगेट भी अचीव कर लिया, साथ ही साथ एक्सपेंस भी उसका कम रहा। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी ए आएगा, बी फर्स्ट नंबर पे, ए सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सी और डी नंबर जो है वो हमारा फोर्थ पे आएगा। सो यहाँ पे आपको इसी बेसिस पे आप उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स विच यू हैव सेट। ओके, और लास्ट आ जाते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस में क्या होता है, अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल समझाया उसमें आपने देखा कि जो डी था, डी का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था, उसने सिर्फ 10 पीसेस बेचे, 10 यूनिट्स बेचे और उसका एक्सपेंस 500 हुआ। एक्सपेंस तो चलो ठीक है, बट उसका जो ऑब्जेक्टिव था, जो टारगेट था 100 और 125 यूनिट्स का, वो उसने नहीं अचीव कर पाया, उसने सिर्फ 10 किया। तो अब ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली उसको फायर कर देंगे या अपने कंपनी से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। हम पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजंस कि क्यों उसने अपना टारगेट, क्यों वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड जब भी उसके बाद जो भी हमको आंसर मिलेगा उधर से, जो भी रिप्लाई आएगा, फिर उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है। अगर उसने बोला कि हमें कोई हेल्थ इश्यूज थी या जो भी थी, उसने जो भी रीज़न दिया, अगर वो रीज़न वैलिड लगा, अगर उसने बोला कि हेल्थ इशू था, तो ऑब्वियसली हम उसका मेडिकल केयर उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका सब कुछ ठीक हो जाए। अगर उसने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझसे नहीं हो पाया, तो ऑब्वियसली हम उसको ट्रेनिंग देंगे, है ना। अगर वो बोलेगा कि मुझे मन ही नहीं था, तो ऑब्वियसली हम उसको निकाल देंगे, बिकॉज हमको ऐसी एम्प्लॉय की ज़रूरत ही नहीं है जिसका मन करने पे वो काम करता है और नहीं करने पे काम नहीं करता है। तो हम पहले चीज़ों को समझेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे रीज़न कि क्यों ऐसा हुआ, और रीज़न को समझने के बाद अगर वो हमको सही लगा रीज़न, तो हम फिर फर्दर आगे का प्रोसेसिंग या प्रोसेस जो है वो करेंगे। अगर वो सही लगा तो हम उसको रखेंगे, अगर लगा कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएगा फर्दर फ्यूचर में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे। सो यही 6 अप्रोचेस थे आपके सेल्सफोर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।